कहते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो अधूरी रह जाती है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम केसेस के बारे में बात करेंगे जो अब भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा डेजाजू को, जो हाल ही में हमारे चैनल के मेंबर बने हैं। थैंक यू सो मच डेजाजू फॉर ज्वाइनिंग आवर फैमिली। अगर आप भी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को दबाएं। नो प्रेशर, अगर सिर्फ सब्सक्राइब भी करोगे तब भी चलेगा। ये घटना यूके की है। 21 सितंबर 2001 को पुलिस को थेम्स नदी के पास एक बॉडी मिलती है जो एक छोटे लड़के की थी, जिसकी उम्र करीब 4 से 8 साल की रही होगी। इस बॉडी को देखकर साफ जाहिर था कि इस बच्चे का कत्ल किया गया था। ये बॉडी एक ब्लैक लड़के की थी जिसका सर कटा हुआ था और मौके पर सिर्फ उसकी बॉडी ही मिली थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुमान से ये बच्चा अफ्रीका के नाइजीरिया से था और उनका मानना था कि इस लड़के को ब्रिटेन में बलि देने के लिए लाया गया था। पुलिस के मुताबिक उस लड़के को नाइजीरिया से इलीगली ट्रैफिक करके यूनाइटेड किंगडम में लाया गया था ताकि उसकी बलि दी जाए। हालांकि ये बॉडी एक लड़के की थी, लेकिन उसने ऑरेंज रंग की गर्ल्स शॉर्ट पहनी हुई थी। इस लड़के की पहचान कभी नहीं हो सकी, लेकिन उसका नाम इन्वेस्टिगेटर्स ने एडम रखा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एडम को जहर दिया गया था और फिर उसके गले को काटकर उसके शरीर का सारा खून बहाया गया था, जिसके बाद उसके गले और हाथों को भी सलीके से काटकर अलग कर दिया गया था। फॉरेंसिक टेस्टिंग में उसके पेट की भी जांच की गई और उसकी हड्डियों में जिस तरह के मिनरल्स मिले उससे ये बात साफ हो गई थी कि वो यूके में सिर्फ कुछ दिनों तक ही जिंदा था। एक और बात जो फॉरेंसिक से पता चली वो ये थी कि वो बच्चा शायद साउथ वेस्टर्न नाइजीरिया के इलाके में बेनिन सिटी से था, जिसे काले जादू के लिए जाना जाता है। इस सबूत के हाथ लगने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को ये शक होने लगा कि एडम को काले जादू के लिए बलि चढ़ाया गया था। इस प्रथा को म्यूटी किलिंग कहा जाता है। इसमें एक जादूगर या जिसे विच डॉक्टर कहते हैं वो बच्चों की बलि देता है और उनके बॉडी पार्ट से ऐसी दवाइयां बनाता है जिसे म्यूटी कहा जाता है। और ऑफ कोर्स इन दवाइयों को लेकर यह दावा किया जाता है कि इनसे सारी दुख, बीमारियां, परेशानी वगैरह वगैरह सब खत्म हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बकवास है। एडम से मिलते जुलते किसी भी बच्चे का पूरे ब्रिटेन या यूरोप में कोई मिसिंग केस नहीं था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने पब्लिक से अपील की कि अगर कोई भी इसके बारे में जानता है तो सामने आए। लेकिन आपको ये बात तो पता होगी कि इस घटना से 10 दिन पहले 9/11 अटैक हुआ था और पूरी मीडिया उसे ही कवर कर रही थी, इसलिए इस केस के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन अगले कुछ सालों में इस केस को लेकर यूके में काफ़ी चर्चाएं होने लगी थी। फिर एडम की पहचान या उसके कातिलों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों के लिए इनाम भी रखा गया, लेकिन अब भी नाइजीरिया में इस केस को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। साल 2002 आ गया था और अब भी इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस को लेकर कोई भी नई जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन फिर लंदन के कुछ ऑफिशियल्स को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, जहां साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने पब्लिक से अपील की कि वो इस केस के बारे में जो भी जानते हो उससे लेकर सामने आए। जी हाँ, ये वही फेमस नोबेल प्राइज विनर नेल्सन मंडेला थे जिनके नाम पर मंडेला इफेक्ट का नाम रखा गया है, जहां कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मंडेला 70 या 80 के दशक में जेल में मर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। नेल्सन मंडेला अच्छी खासी उम्र जीकर 2013 में मरे थे। खैर, मंडेला इफेक्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मंडेला की इस अपील को पूरे अफ्रीका में ब्रॉडकास्ट किया गया, यहाँ तक कि उसे आदिवासियों की अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया, जिसमें योरूबा नामी भाषा भी शामिल थी, जो उस इलाके में बोली जाती थी जहाँ से एडम के होने का अंदेशा था। इन सारी अपील्स के बावजूद भी एडम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 2003 में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक बार फिर साउथ अफ्रीका गई, जहाँ पर वो साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विस के डिटेक्टिव्स और एक्सपर्ट से मिले। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया कि ऑरेंज शॉर्ट्स जो बच्चे ने पहने हुए थे, इसका मतलब ये था कि जिन्होंने लड़के का कत्ल किया था वो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं।
म्यूटी प्रथा में लाल रंग पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। वो जिन्होंने उस लड़के की बलि चढ़ाई थी, शायद वो अपने गुनाहों की सजा मांगते हुए ये आशा कर रहे थे कि एडम दोबारा से जन्म लेगा। पुलिस नाइजीरिया में भी गई ताकि एडम के पेरेंट्स का पता लगाया जा सके। इस दौरान वो कई सारी स्कूल्स में गए और उन्होंने कई सारे लापता बच्चों के केसेस भी देखे, लेकिन उन्हें कामयाबी कहीं नहीं मिली। जुलाई 2002 में एक नाइजीरिया महिला जो जर्मनी से आई थी, उसका दावा ये था कि वो योरूबा कल्ट से भागकर आई है जो मर्डर रिचुअल करते थे। उसने ये भी दावा किया कि वो लोग उसके बेटे को भी मारना चाहते थे और उसके मुताबिक एडम को लंदन में उसी के पेरेंट्स ने मारा था। लेकिन जब पुलिस ने उस महिला के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसी तरह के ऑरेंज शॉट्स मिले जो एडम की बॉडी पर मिले थे। दिसंबर 2002 में उस महिला को वापस नाइजीरिया भेज दिया गया। पुलिस ने इस महिला से मिलने वालों पर भी नजर बनाई हुई थी। उनमें से ही एक नाइजीरियन आदमी था जिसका नाम किंगली ओजो था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें कई सारी जादू टोने की चीजें मिली, लेकिन वहां कहीं भी उन्हें एडम का कोई डीएनए नहीं मिला। जुलाई 2004 में ओजो को बच्चों की तस्करी करने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई। 29 मार्च 2011 में एक टीवी चैनल वालों ने ऐसी महिला को ढूंढ निकाला जिसका कहना था कि वो जर्मनी में एक 6 साल के लड़के की देखभाल करती थी, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स को नाइजीरिया में डिपोर्ट कर दिया गया था। उस महिला का नाम जॉयसी ओसियागेडे था और उसने ITV लंदन टुनाइट को बताया था कि ये एडम और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसका नाम इक्पोमवोसा था। उसने बताया कि बाद में उस लड़के को बावा नाम का आदमी लंदन ले गया था। डिटेक्टिव्स के मुताबिक ये इस केस में काफी अहम कड़ी थी। फरवरी 2013 में जॉयसी ने BBC से कांटेक्ट किया और कहा कि वो उस लड़के के बारे में सब कुछ बताना चाहती है। उसने इस बार कहा कि एडम का असल नाम पैट्रिक एहारबर था, ना कि इक्पोंगवोसा, और उसने बावा के बारे में कहा कि वो और कोई नहीं बल्कि किंगली ओजो था। इस महिला ने एक फोटो जो उस टाइम पर एडम से जोड़कर देखा जा रहा था, ये दावा किया था कि वो पैट्रिक का ही फोटो है, लेकिन बाद में वो फोटो उसके दोस्त के बच्चे का निकला जो कि जिंदा था। इन सारे अजीबोगरीब दावों को देखते हुए पुलिस को उसके मानसिक हालात के बारे में संदेह होने लगा, इसलिए एडम को ऑफिशियली कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ये केस अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आखिर वो बच्चा कौन था और कहां से आया था? क्या उसे अपनों ने ही मार डाला था? शायद इन सवालों का जवाब हमें कभी न मिल सके। हमारा अगला केस एक मिसिंग पर्सन की कहानी है जो काफ़ी अजीबोगरीब हालात में लापता हुई है। ये केस है जेनिफर केसे का, जो 2006 में लापता हुई थी और अभी तक भी जेनिफर कहाँ है इसका कोई जवाब नहीं है। जेनिफर का जन्म न्यू जर्सी USA में 20 मई 1981 को हुआ था। जेनिफर ने ओरलैंडो फ्लोरिडा से 2003 में फाइनेंस में अपनी डिग्री ली थी। इसके बाद वो सेंट्रल फ्लोरिडा इन्वेस्टमेंट टाइमशेयर कंपनी में काम करने लगी और वहां पर फाइनेंस मैनेजर भी बन गई। लापता होने से कुछ समय पहले जेनिफर ने ओरलैंडो में एक फ्लैट भी लिया था और बस एक दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वर्जिन आइलैंड में छुट्टियां मनाकर लौटी थी। संडे रात को जब वो लौटी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के घर में ही रुक गई थी और अगली सुबह 23 जनवरी 2006 को वो काम पर जाने के लिए वहां से निकल गई। जेनिफर को आखिरी बार 23 जनवरी 2006 को करीब शाम 6 बजे देखा गया था जब वो अपने काम से वापस घर लौट रही थी। 6:15 पर उसने अपने फादर से फ़ोन पर बात की थी और 10 बजे आखिरी बार उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी। जेनिफर की ये आदत थी कि वो काम पर जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन या फिर मैसेज पर बात ज़रूर करती थी, लेकिन अगली सुबह उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल लगाया तो उसका कॉल सीधे वॉइसमेल पर चला गया। जब केसे अपने काम पर नहीं पहुंची तो उसके एम्प्लॉयर ने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स 2 घंटे ड्राइव करके उसके घर पर पहुंचे। जेनिफर के पेरेंट्स ने देखा कि उसकी गाड़ी घर पर नहीं थी, लेकिन उसके अलावा घर में कोई भी अजीब बात उन्होंने नोटिस नहीं की। वहाँ गीली टॉवेल और कपड़े पड़े हुए थे, जिससे ऐसे लगता था मानो वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी।
जब पेरेंट्स को जेनिफर नहीं मिली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और कई सारे दोस्त और रिश्तेदार मिसिंग पोस्टर लेकर चारों ओर उसकी तलाश करने लगे। शाम होते होते ओरलैंडो पुलिस डिपार्टमेंट ने कई सारी सर्च पार्टीज बनाई जो घोड़ों, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, कार और एटीवी से खोजबीन कर रहे थे। घर में कोई भी चीज अजीब या बिखरी हुई नहीं मिली थी। इससे इन्वेस्टिगेटर्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि उस दिन जब जेनिफर अपने काम पर जाने के लिए बाहर निकली थी तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। इस केस को काफ़ी अटेंशन मिली थी और न्यूज़ देखने के बाद एक शख्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया जिसने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास एक लावारिस कार खड़ी होने का दावा किया जो जेनिफर की हो सकती थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस कार की जांच की तो ये जेनिफर की 2004 शेवरलेट मालिबू कार थी। जिस इलाके में कार मिली थी वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी थे और इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उन कैमरास को खंगाला तो एक सस्पेक्ट उनके सामने आया। अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हो वो एक्चुअल सस्पेक्ट की वीडियो है। यहाँ आप एक आदमी को देख सकते हो जो गेट के उस पार से जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फुटेज से इस आदमी का हुलिया पहचानना मुश्किल है। ये कैमरा भी कुछ ऐसा था जो हर सेकंड एक फ़ोटो निकालता था, जिसकी वजह से जब भी कैमरा ने उसकी फ़ोटो ली है उसका चेहरा हमेशा फेंस से ढका हुआ मिला। डिटेक्टिव्स को जेनिफर की सारी चीज़ें कार में ही मिली, जिससे ये साबित होता है कि चोरी करना सस्पेक्ट का मकसद नहीं था। जब खोजी कुत्तों को लाया गया तो वो कार को सूंघते हुए जेनिफर के घर तक गए। इससे इन्वेस्टिगेटर्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि सस्पेक्ट जेनिफर के घर से होता हुआ यहाँ आया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस कार को भी साफ किया गया था। जेनिफर के अलावा उसका सेलफोन, आईपॉड, चाबियां, पर्स और ब्रीफकेस भी नहीं मिले। उसके गायब होने के बाद से कभी भी उसके बैंक अकाउंट से भी पैसे नहीं निकाले गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने जेनिफर के दोस्त, रिश्तेदारों से भी पूछताछ की थी। उन्होंने उसके एक्स बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ की जो दोबारा उसके कांटेक्ट में आना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे बाद में क्लीन चिट दे दी। शक की सुई उसके करंट बॉयफ्रेंड पर भी गई, लेकिन उसका भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। जेनिफर जिस अपार्टमेंट में रह रही थी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ कई सारे मजदूर वगैरह भी रहते थे। जेनिफर ने कई बार अपने पेरेंट्स को इस बात की शिकायत की थी कि वो लोग उसके ऊपर कई सारी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से ज़्यादातर मैक्सिकन थे जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, इसलिए पुलिस उनमें से ज़्यादातर लोगों से बात नहीं कर पाई। डिटेक्टिव्स ने उसके काम करने वाली जगह पर भी इन्वेस्टिगेट किया और कई सारे कोवर्कर से बात की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता लगा कि वहाँ का मैनेजर भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था, लेकिन वो वर्क प्लेस रिलेशनशिप के खिलाफ थी, इसलिए उसने उसे मना कर दिया था। डिटेक्टिव्स ने उस मैनेजर से कई बार सवाल किए, लेकिन फिर उसे भी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया। मई 2007 को जेनिफर की कंपनी ने 7 जुलाई से पहले उसका पता देने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा, लेकिन ये इनाम लेने कोई भी नहीं आया। सेंट्रल फ्लोरिडा क्राइम लाइन की तरफ से $5000 का इनाम अब भी अवेलेबल है। जेनिफर को ऑफिशियली अब भी मिसिंग माना जाता है। आपको बता दूं कि इस केस पर FBI, ऑरेंज काउंटी शेरिफ और कई सारी एजेंसियां शामिल थी, यहां तक कि इंटरपोल भी इसमें शामिल था। इस केस को देखते हुए 2 मई 2008 में फ्लोरिडा में एक बिल पास किया गया जिसे द जेनिफर कैसे एंड टिफनी सेशंस मिसिंग पर्सन एक्ट कहा गया। ये कानून लापता लोगों की इन्वेस्टिगेशन में होने वाली जांच पड़ताल में सुधार लाने के लिए लाया गया था। 2018 में जेनिफर के पेरेंट्स ने ओरलैंडो पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक केस दायर किया जिससे उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के पेपर को देखने की मांग की। मार्च 2019 में ये लॉसूट सेटल हुआ और परिवार को 16,000 पेजेस के रिकॉर्ड्स दिए गए। जेनिफर के परिवार ने उसको ढूंढने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिसका नाम है jennifercase.com और इनका GoFundMe कैंपेन भी है जिससे जेनिफर को ढूंढने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। इतने सालों बाद भी जेनिफर का कोई पता नहीं चला है और ये केस अब भी एक अनसॉल्व्ड केस बनकर रह गया है, लेकिन उसके परिवार ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और इसे लेकर वो गाहे बगाहे अपडेट्स देते रहते हैं। आखिर जेनिफर के साथ उस दिन क्या हुआ था, इसका कोई भी डेफिनेट जवाब तो नहीं है, लेकिन कई सारी थेरीज है जो जेनिफर की गुमशुदगी को लेकर बनी हुई है। एक थेरी के मुताबिक इसमें उसके बॉयफ्रेंड का हाथ हो सकता है,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पास एलाबाय था और पुलिस ने उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने बदले की भावना से उसका मर्डर किया हो, लेकिन वो उस समय एक बार में ड्रिंक कर रहा था। जेनिफर के मैनेजर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि वो मैरिड था, बावजूद इसके वो जेनिफर में इंटरेस्टेड था, जबकि जेनिफर ने उसे साफ मना किया था। आखिरी थ्योरी के मुताबिक हो सकता है उस अपार्टमेंट में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से किसी ने उसे किडनैप करके उसका असॉल्ट किया हो और फिर उसे कत्ल कर दिया हो, क्योंकि जेनिफर ने कई बार कहा था कि वो लोग उसके बारे में वल्गर कमेंट्स करते थे। लेकिन ये सारी थ्योरी सी है, हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इतने साल बीतने के बाद भी जेनिफर के साथ क्या हुआ था इसके बारे में जिसे भी पता है वो कभी भी सामने नहीं आए। हमारा अगला केस ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये एक ऐसी फैमिली का केस है जो कई सालों से लापता हो गए हैं, लेकिन ये कोई आम फैमिली नहीं है, ये लोग कल्ट में भी इन्वॉल्व थे। चलो शुरुआत से इस केस को देखते हैं। सन 2004 में नैनूप, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ एक परिवार रहने आया जिसमें साइमन कैडवेल, उसकी पार्टनर चैंटेल मैकडगल, चैंटेल की 6 साल की बेटी लीला मैकडगल और कैडवेल का दोस्त एंटोनियो पॉपिक शामिल थे। साइमन कैडवेल एक कल्ट लीडर था जो इंटरनेट पर एक डूम्सडे कल्ट चलाता था। अब जिन्हें डूम्सडे कल्ट के बारे में नहीं पता है तो उन्हें बता दूं कि ये ऐसे कल्ट्स होते हैं जो प्रलय के दिन करीब आने का दावा करते हैं और ईश्वर से बचने के तरीके बताते हैं। कई बार ऐसे कल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें जान का जोखिम भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, जो भी कल्ट्स की वगैरह के चक्कर में पड़ता है, ऑब्वियसली उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं होता। खैर, तो साइमन जिस कल्ट का लीडर था उसे ट्रूथ फेलोशिप कहते थे और साइमन को मानने वाले उसे साई भी कहते थे। साइमन ने अपने कल्ट या धर्म या जो कुछ भी ये था, इसको लेकर किताब भी लिखी थी। इस किताब का नाम है सर्वर्स ऑफ द डिवाइन प्लान। इस किताब में भी वही बातें लिखी थी जो आमतौर पर ऐसे कल्ट्स में होती है, जैसे दुनिया का अंत होने वाला है और कोई ऊपरी ताकत है जो सब पर राज कर रही है, वगैरह वगैरह। ये परिवार जल्द ही आस पड़ोस के लोगों की नज़रों में आ गया, क्योंकि ये लोग काफ़ी अजीब थे। कई पड़ोसियों ने उन्हें कंस्पिरेसी थ्योरीज गढ़ते हुए सुना था। एक पड़ोसी ने साइमन को अपने घर के आसपास मैग्नेट्स को ज़मीन में गाड़ते हुए देखा था। पूछने पर उसने बताया कि उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से हमला हो रहा है और इससे बचने के लिए वो मैग्नेट्स को गाड़ रहे हैं ताकि मैग्नेट्स उन वेव्स को वापस ढकेल सके। या कुछ ऐसे ही अजीब थ्योरीज थी उस आदमी की। खैर, बढ़ते हैं उनकी गुमशुदगी पर। 13 जुलाई 2007 वो आखिरी दिन था जब किसी ने उन लोगों को देखा था। उन्हें वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के बेसल्टन शहर में देखा गया था, जहां उन्होंने लोकल कार डीलर को अपनी कार बेच दी थी। उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड के फ्रंट डोर पर एक नोट चिपका दी थी जिस पर लिखा था गॉन टू ब्राज़ील, यानी वो लोग ब्राज़ील चले गए हैं। एंटोनियो पॉपिक, जो उनके साथ रहता था, उसके फादर जो पुलिस के पास आए और उन्होंने बताया कि पॉपिक ने उनसे $25,000 लिए थे, जो उसने कहा था कि वो लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए ले रहा है। हालांकि नोट के मुताबिक वो ब्राज़ील चले गए थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच की तो उन्हें उन लोगों के देश छोड़ने के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले। पुलिस को लगा शायद वो किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड चले गए हो और फिर वहां से ब्राज़ील, स्पेसिफिकली ब्राज़ील के शहर रियो ब्रांको, जो ऐसे ही कल्ट्स के लिए जाना जाता है। एक और बात, जब से वो लोग गायब हुए हैं तब से उनमें से किसी के भी बैंक में कोई हलचल नहीं हुई है, ना ही उनमें से किसी ने किसी से कांटेक्ट भी किया है। इन बातों को देखते हुए पुलिस को ये भी आशंका हुई कि उनके साथ कहीं कोई क्राइम तो नहीं हुआ था। इस केस को लेकर इतनी उलझन थी कि इसको सॉल्व करने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में पुलिस खोजबीन करती रही और यहाँ तक कि जवाब ढूंढने को वो ब्राज़ील तक चले गए, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। ये केस पहले ही एक मिस्ट्री बना हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो गया, खासकर साइमन को लेकर। साइमन कैडवेल एक्चुअली अपने एक पुराने साथी के नाम पर जिंदगी गुजार रहा था।
साइमन ने उसके बर्थ सर्टिफिकेट चुरा लिए थे और उसकी आइडेंटिटी पर जीने लगा था। और एक्चुअली में साइमन का असल नाम गैरी फेल्टन था। गैरी ने अपना नाम आखिर क्यों बदला था, इसका भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इन लोगों के गायब होने के कुछ टाइम पहले मई 2007 में पुलिस ने उसे रोका था और उससे ड्राइवर लाइसेंस मांगा था, क्योंकि पुलिस को उसके बहरूपिया होने की टिप मिली थी। अब पुलिस का मानना है शायद इसी चीज से घबराकर गैरी ने गायब होने की सोची थी। गैरी मिस्टर कैडवेल बनकर इतने टाइम से रह रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब वो सभी लोग किसी और नाम से कहीं पर रह रहे हो। अगर ऐसा था तो उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल है। 2011 में इन्वेस्टिगेटर्स इस बात पर खोजबीन कर रहे थे कि कहीं वो लोग सच में ब्राजील तो नहीं पहुंच गए हैं। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली बात का पता चला। 2007 में इन लोगों के गायब होने के कुछ टाइम बाद ही ब्राजील में एक डोमेस्टिक फ्लाइट का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सभी 192 लोगों की मौत हो गई थी। इस एक्सीडेंट से कई सारी बॉडीज पूरी तरह जल गई थी, जिससे 70 से ज्यादा लोगों की आइडेंटिफिकेशन कभी नहीं हो पाई। तो क्या ऐसे मुमकिन है कि इनमें से वो लोग भी रहे हो? लेकिन इस बात के कोई भी सबूत नहीं थे कि वो लोग इस प्लेन में कभी बैठे भी थे। 2013 में इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2007 की रात को पर्थ, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहां एक आदमी ने एक होटल में रूम बुक किया था और सरप्राइजिंगली उसका नाम एंटोनियो पॉपिक था और उसने रूम बुक करने के लिए अपना आईडी प्रूफ भी दिखाया था। ये आदमी अगली सुबह वहां से कालगुरली की ट्रेन पकड़कर निकल गया था। ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं जिससे ये साबित हो कि उसके साथ फैमिली के दूसरे मेंबर भी रहे थे। पुलिस इस बात को लेकर भी श्योर नहीं है कि क्या वाकई में वो आदमी एंटोनियो था या फिर हो सकता है वो खुद गैरी ही रहा हो, क्योंकि वो पहले भी दूसरों की आईडी का इस्तेमाल कर चुका है। और अगर वो अकेला था तो बाकी लोगों का क्या हुआ? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। गैरी एक सनकी आदमी था जो दुनिया के खात्मे और मैग्नेटिक पावर्स वगैरह की बातें किया करता था, लेकिन साथ ही वो एक मुजरिम भी था जिसने अपने दोस्त की आइडेंटिफिकेशन पर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो ये भी मुमकिन है कि उसने उन सभी लोगों को ज़बरदस्ती या फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें जान से मार दिया हो। साथ ही ये भी मुमकिन है कि उन लोगों को किसी और ने मार के ठिकाने लगा दिया हो, क्योंकि कार बेचकर उनके पास काफ़ी सारे पैसे थे और साथ ही एंटोनियो ने अपने फादर से भी $25,000 लिए थे। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पैसों के लिए उन्हें किसी ने निपटा दिया हो। ये भी हो सकता है कि वाकई वो किसी तरह ब्राज़ील चले गए हो और वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड रह रहे हो। पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते कि इस कल्ट रूपी परिवार का आखिर क्या हुआ, और ये केस अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी 3 ऐसे रियल मिस्टीरियस केसेस जो किस्से कहानियों से कम दिलचस्प नहीं है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी थेरीज और राय देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।